जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा कंप्यूटर का उद्भव और विकास। ठीक है, यानी कि एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो देखेंगे हम लोग कंप्यूटर का उद्भव और विकास से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं, और जो भी इसमें टॉपिक रहेंगे उन सभी का ऑपरेशन करते हुए हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे टॉपिकों की अच्छे से तैयारी कर लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम में जाएँ। या अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं, आपको नॉलेज के लिए भी जानना है, तो बहुत ज़रूरी है आप लोग को कि पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का कब विकास हुआ था, इसका किस तरह से एवोल्यूशन हुआ था। जैसे मानव का एवोल्यूशन हुआ था, पहले आदमी बंदर था, फिर उससे धीरे धीरे ग्रोथ करते गया, उसी तरह से कंप्यूटर में भी हुआ है। एकाएक कंप्यूटर अभी हमारा जो लैपी आ जाता है वो ऐसा नहीं था, पहले बहुत बड़ा बड़ा होता था। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे जो किस तरह से कंप्यूटर का इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर का विकास। ठीक है, तो कंप्यूटर का विकास में जो है हम लोग देखेंगे जो क्या क्या हुआ और किस तरह से इसका विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था वह था अबेकस। ठीक है, द अबेकस। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें तारों के गोलाकार मनके पिरोई जाती है जिसकी सहायता से गणकों को आसान बनाया जाता है। जी हाँ, हमारा अबेकस जो है वो सेम इसी तरह का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग गणना के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, हमारा दूसरा जो कंप्यूटर के डेवलप में योगदान रहा है वह पास्कलाइन का भी रहा है। ठीक है, तो पास्कलाइन का ये जो हमारा फिगर देख रहे हैं ये पास्कलाइन का ही है। ठीक है, फ्रांस के गणितज्ञ जो है ब्लेज पास्कल, ठीक है, वो उन्होंने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। ठीक है, यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी पास्कल में जो है पास्कलाइन में हम लोग जोड़ और घटाव से संबंधित कार्य कर सकते थे, इससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आया हमारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन, ये जो हमारा फिगर आप लोग देख रहे हैं ये डिफरेंस इंजन का फिगर है। ठीक है, और एनालिटिकल इंजन का, इसको अच्छे से देख ले आप लोग। ठीक है, इसके बारे में चलिए आगे समझते हैं जो यह किस तरह से कार्य करता है। तो एक ब्रिटिश गणितज्ञ जो थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। चलिए अभी यहाँ समझते हैं। जो ब्रिटिश गणितज्ञ जो थे चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकती थी। ठीक है, एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है जो जोड़ घटाव गुणा भाग सब कर सकता था। ठीक है, क्योंकि हमारा अबेकस तो कर नहीं सकता था, पास्कलाइन हमारा सिर्फ जोड़ घटाव ही कर पाता था, और ये जो है ये हमारा जोड़ घटाव गुणा भाग सब कर सकता था। ठीक है, यानी अंकगणितीय जो भी गणनाएं था वो सब कर सकता था। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। ठीक है, अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रश्न में आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है जो दुनिया का प्रथम जो है
प्रोग्रामर कौन है, तो वो है लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी सिस्टम प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी है। ठीक है, चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या आप लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। जी हाँ, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सेंसर टेबुलेटर। ये क्या होता है सेंसर टेबुलेटर? तो 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होरेलिथ ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया जिसका प्रयोग अमेरिका जनगणना में किया गया। ठीक है, इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था। कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने में की मशीनों में को नियंत्रित करने में किया जाता था। ठीक है, इसी तरह का हमारा सेंसर टेबुलेटर होता था जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और इससे काम किया जाता था। ठीक है, चलिए मार्क 1 के बारे में हम लोग जानते हैं। जो मार्क 1 क्या होता है, 1937 से 1944 के बीच IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया जिसे हम लोग मार्क 1 कहते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया जो मार्क 1 का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, तो मार्क 1 का जो कार्यकाल था वह 1937 से 1944 के बीच में आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ABC के बारे में। ये ABC क्या होता है, तो एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर होता है ABC का फुल फॉर्म। ये जो हमारा डिस्प्ले पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ABC का है। ठीक है, AB कंप्यूटर है, ABC कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हैं, एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड, ठीक है, सॉरी, 1939 में जो है जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर इसे ABC नाम दिया गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा जो ABC का आविष्कार किसने किया, तो जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किया था। और पूछा जाएगा जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो उसमें भी जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ENIAC के बारे में समझते हैं। जो ENIAC क्या होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट, ठीक है, तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसे ENIAC नाम दिया गया। ठीक है, अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा जो ENIAC का आविष्कार किसने किया था, तो JP एकर्ट ने तथा जॉन मुचली ने किया था। और कब किया था, तो 1946 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं IDVAC के बारे में। जो IDVAC क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ये इसी तरह का दिखता है हमारा, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं जो ये क्या होता है। तो IDVAC जो है हमारा, ठीक है, ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन करना कठिन है। ठीक है,
इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा इडवैक का विकास किया था। जी हाँ, इसमें पहले वाले जो कंप्यूटर थे हमारे ENIAC, उसमें परिवर्तन करना कठिन होता था, तो इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते थे इडवैक कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली यानी 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा जो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का है। ठीक है, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन 0 और 1 को भी खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवैक के बारे में जानते हैं हम लोग। यूनिवैक क्या होता है, तो ये जो आप लोग डिस्प्ले पे पिक्चर देख रहे हैं, ये यूनिवैक का पिक्चर है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट का निर्माण जो है 1954 में GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानते हैं हम लोग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है यह माइक्रो प्रोसेसर। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जो पहला जो हमारा इंटेल कंपनी का प्रोसेसर था माइक्रो प्रोसेसर, वह कब आया था, तो 1970 में। ठीक है, उसका नाम क्या था प्रोसेसर का, इंटेल 404। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं घुमा फिरा के। जो इंटेल का आविष्कार कब हुआ था, सबसे पहला मॉडल कौन सा था इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल सेकेंड के बारे में हम लोग जानते हैं। जो एप्पल सेकेंड क्या होता है, तो 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग एप्पल सेकेंड नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझना काफ़ी आसान है। ठीक है, एप्पल सेकेंड के बारे में जो 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग एप्पल सेकेंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। जो कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किस तरह से होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है वो हम लोग समझते हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो हार्डवेयर के आधार पर अलग हुआ है, कार्य पद्धति के आधार पर अलग है, आकार के आधार पर अलग है, और इन सभी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से है। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर तो सबसे पहली इसमें हम लोग जानेंगे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर हम लोग समझेंगे। उसमें हम लोग एनालॉग कंप्यूटर को समझेंगे, डिजिटल कंप्यूटर को समझेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर को समझेंगे। आकार और कार्य के आधार पर हम लोग जो समझेंगे वह है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों यानी कि जनरेशन में बांटा गया है। ठीक है, चलिए पहली पीढ़ी के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पीढ़ी जो है हमारा, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, उसका कार्यकाल जो था वह 1942 से 1955 तक था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वह 1942 से 1955 तक था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल्व भी कहा जाता है। जी हाँ, आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे या निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे, तो उसमें हम लोग सही आंसर बताएंगे निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, जिसे हम लोग वॉल्व भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, जिसको हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, में तैयार किया गया था। जी हाँ, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है
मशीनी भाषा तथा लो लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया था। तीसरा जो हमारा है वह है डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर का गणना समय या गति मिली सेकेंड, ठीक है, में की जाती है। 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10 के पावर -3 या आगे बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया था। ठीक है, बहुत जगह पे पूछा भी जाता है जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग जो है मुख्यतः किस कार्य के लिए किया गया था, तो वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी। इनमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक रहती थी, अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम था। जी हाँ, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में काफ़ी खर्च होता था क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा होता था, ये एक रूम में पूरा अटता था, उससे भी बड़ा होता था कोई कोई। तो चलिए, पहली पीढ़ी में हम लोग निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण उन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था। जी हाँ, ENIAC, यूनिवैक तथा IBM के मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण हैं। ठीक है, जी हाँ, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है ENIAC, यूनिवैक, जिसमें हम लोग फास्ट काम नहीं कर सकते थे और साइज में भी ये बड़ा होता है और स्लो भी बहुत ज़्यादा काम करता था। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा, ठीक है, के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा जो प्रोग्रामिंग असेंबली भाषा में के आविष्कार से जो है प्रोग्राम लिखना आसान हो गया, वो किसके कारण? डॉक्टर ग्रेस हापर के द्वारा। और कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कब से कब तक था, तो हमारा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल जो है 1955 से 1964 तक था। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत वाले होते थे। ठीक है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी कि हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है, जो याद रखने में सरल होते हैं, अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। ठीक है, आप लोग इन सभी टॉपिकों को अच्छे से समझेंगे। इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं कंप्यूटर के जनरेशन से। किसी भी जनरेशन से आपको कुछ भी पूछ सकता है जो इस जनरेशन में किसका यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में गति तेज होने का क्या कारण था, किस किस चीज़ का यूज होता था, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग जनरेशन वाइज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे है हमारा डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरणों जैसे मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। इससे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति तीव्र हुई, जिसे अब माइक्रोसेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है, व्यवसाय आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हम लोग व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का उपयोग करना सीखे हैं, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से हम लोग व्यवसाय और उद्योग में इसका यूज करना सीखे हैं। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। सॉफ्टवेयर में कोबोल, जिसको हम लोग कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, और फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, जैसे उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। ठीक है, जी हाँ, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है हम लोग कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। ठीक है, जिससे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या आप जानते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 नंबर तो फिक्स ही मानिए इस तरह के टॉपिक से, जहाँ भी आपको दिख जाए जो क्या आप जानते हैं तो समझ जाइए जो आपका 1 नंबर फिक्स है। वो प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में बार बार, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन, SI या जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। जी हाँ, सिलिकॉन का बना हुआ जो भी डिवाइस रहता है ट्रांजिस्टर, वो काफ़ी तीव्र काम करता है। ठीक है, और इसको बनाने में किन किन लोगों का योगदान था वो आपने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखते हैं। जो हम लोगों ने ऊपर पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को देख लिया, जो उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, पहली से दूसरी में कुछ चेंज आया, दूसरी से फिर अब तीसरी में देखते हैं हम लोग जो क्या क्या चेंजेस आए। हर पीढ़ी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं। इसका कार्यकाल जो है 1964 से 1975 तक रहा है। ठीक है, 1964 से 1975 तक इसका कार्यकाल रहा है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर का वो 1964 से 1975 तक रहा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव किए गए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC का प्रयोग आरंभ हुआ। जी हाँ, आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो तीसरी पीढ़ी में IC का उपयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो IC का प्रयोग जो है हम लोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, जिससे कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, रजिस्टर तथा संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का निर्माण संभव हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। ठीक है, कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो कीबोर्ड का प्रयोग जो है और मॉनिटर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया, किस जनरेशन में किया गया था, तो हमारा रहेगा आंसर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का विकास हुआ। रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। ठीक है, इसमें कंप्यूटर के कार्य क्षमता में तेजी आ गई। ठीक है, 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -9 सेकेंड। ठीक है, कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हो गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही। उच्च स्तरीय भाषा में PL1 ठीक है, पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ इसी में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। ठीक है, 1965 में DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण अभी टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जो है 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। ठीक है, सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के टॉपिक से आप लोगों के 1 नंबर तो फिक्स ही होते हैं।
जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो क्योंकि इस तरह के टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो क्या आप जानते हैं। इस तरह के जो भी टॉपिक रहेंगे आप लोग उन टॉपिकों को और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसमें एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तरह से ग्रोथ हुआ और इसका कार्यकाल जो है 1975 से 1989 तक रहा। ठीक है, यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल जो है वह 1975 से 1989 तक रहा। इसमें किस तरह से वृद्धि हुई है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या और प्रोग्रेस हुआ, उसे हम लोग समझते हैं। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरा जो है कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकेंड में मापा जाने लगा। 1 पिको सेकेंड बराबर 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास संभव हो गया। जी हाँ, इसके कारण जो है माइक्रो कंप्यूटर, इसके छोटे कंप्यूटरों का भी विकास संभव हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टीटास्किंग के कारण जो है, ठीक है, मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। ठीक है, अगला हमारा जो है इसमें जो ग्रोथ हुआ चौथा पीढ़ी के कंप्यूटर में, वो था माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया। ठीक है, इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ और इसको 1971 में M.E. हॉफ ने किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। ठीक है, इसमें और चेंजेस जो हुए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, वह था उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN व WAN का विकास हुआ। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो आगे और विकास हुआ वह था समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत सारा विकास हुआ दोस्तों, जिससे कि काम करने में हम लोग को आसानी होने लगा। चलिए इसी में आगे है 1981 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे PC कहा गया। ठीक है, जिसे हम लोग अभी लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। चौथी पीढ़ी में ही सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, का विकास हो गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल OS का विकास हुआ था। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही हमारा उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग सरल था। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को हम लोग जानते हैं। पहले काफ़ी महत्वपूर्ण है, रोचक तथ्यों से भी आपका जो प्रश्न बार बार पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारे जो रोचक तत्व है, सबसे पहला है मूर के नियम, ठीक है, के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरणों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो है ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की तरफ। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस हुए और
आगे क्या क्या हो सकते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल था वह 1989 से अब तक है, ठीक है। यानी 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका कार्यकाल 1989 से अब तक के समय तक है, ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI, ठीक है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हो गया था, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ही अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ही मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। इसी जनरेशन में इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया, ठीक है। चलिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ही भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लू रे डिस्क का विकास हुआ जिसकी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ही 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ही नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। जी हाँ, आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है जो ईमेल, इंटरनेट या WWW का आविष्कार जो है किस जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन आपको दे देगा, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन और 5वीं जनरेशन। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 5वीं जनरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं जनरेशन में ही हमारा जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा सूचना राजमार्ग, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ, ठीक है। 5वीं पीढ़ी में ही नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ठीक है, के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में से जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए कुछ रोचक तत्व है उसको हम लोग जानते हैं। जो आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। जी हाँ, अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो IC का जो है नाम चिप क्यों दिया गया। ऑप्शन आपको दे देगा आलू के आकार के होने के कारण, दूसरा दे देगा बैगन के आकार का होने के कारण, तीसरा दे देगा गोभी के आकार का होने के कारण। तो इसमें सही आंसर जो है हमारा वो क्या रहेगा, आलू के चिप्स के आकार का होने के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हमारा पहला आता है नैनो कंप्यूटर। तो नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर यानी कि 1×10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है हमारा वह है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरह का हमारा कंप्यूटर होता है क्वांटम कंप्यूटर। चलिए इसको समझते हैं। विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ एक और जीरो की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयोग चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम, ठीक है, सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटर को जो है हम लोग बिट में नहीं माप सकते हैं, इसको क्यूबिट में मापा जाता है, ठीक है।
चलिए डीएनए कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो ये होता क्या है, एकदम बिल्कुल देखने में देखिए ये डीएनए जैसा ही लगता है। देखिए ये एकदम इसी तरह से रहेगा आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका डीएनए कंप्यूटर रहता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसमें जैविक पदार्थ जैसे कि हमारा डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। केमिकल कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। तो इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं केमिकल कंप्यूटर का किस तरह से उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, जी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग टेक्नोलॉजी। तो तकनीक के आधार पर जो है कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तकनीक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है हमारा वह है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। चलिए देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर को और इसको समझते हैं। ये जो हमारा डिस्प्ले पे आप फिगर देख रहे हैं, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह का हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता था, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। समय के साथ लगातार परिवर्तन होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं, ठीक है। एक साधारण घड़ी, वहाँ का गति मीटर, वोल्ट मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। काफ़ी बार पूछा भी जाएगा आप लोगों से एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। चलिए डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझते हैं। जो वो क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा का निरूपण बाइनरी रूप में किया जाता है। इसकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा देख रहे हैं ये डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर समझते हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए और समझते हैं। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है, ठीक है। इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। ये पर्सनल लोग नहीं रख सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर सरकारी कार्यों में और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। चलिए आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो आकार और कार्य के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क। तो आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में बांटा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन तथा पॉमटम आदि माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बारी बारी से एक एक टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। चलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है एक कंप्यूटर को। इसी तरह से हमारा प्रोसेस पूरा कार्य करता है, ठीक है। पहले चलिए समझते हैं इसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को।
मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है जो सभी डाटा और अनुदेश को स्टोर करता है। ठीक है, उपयोगकर्ता जो है डंब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, अतः इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी संख्या में जो है बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है। इनमें सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों जैसे कि बैंक, रेलवे, आरक्षण, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, चलिए मिनी कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझते हैं। जो मिनी कंप्यूटर हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, इसी तरह का हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक बार और मैं फिर से दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। इसका जो आकार और साइज होता है मिनी कंप्यूटर का वो इसी तरह का रहता था। ठीक है, और ये कुछ बटन होते थे जिसको हम लोग कार्य करते थे। चलिए इसके बारे में और समझते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर का आविष्कार जो है DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। ठीक है, इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग जो है होता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, ठीक है, कंपनी, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर, तो इस तरह का दोस्तों हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर होता था। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है जो उपकरण के कार्य को सरल करता है। ठीक है, चलिए माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग समझते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, तो इसका विकास जो है 1970 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास जो है 1970 में प्रारंभ हुआ था। जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया था। इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। कई माइक्रो कंप्यूटर को संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए पर्सनल कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जिसको हम लोग PC भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, PC मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाले PC वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है।
इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति यानी सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। ठीक है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला होता है, यानी कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, पीसी को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख पीसी निर्माता कंपनी जो है, ठीक है, वह है हमारे IBM हो गया, लेनोवो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, जेनिथ हो गया, HCL हो गया, HP, बहुत सारे हैं। ये सभी इन्हीं के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, पीसी का विकास जो है 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे PCXT यानी कि PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पीसी को PC80, ठीक है, यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PC80 ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए वर्क स्टेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है? तो यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों को उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, जो नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप क्या होता है? तो यह नोटबुक के आकार का ऐसा कंप्यूटर है जिसमें ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद होती है। चूंकि इसका उपयोग गोद पर रखकर किया जाता है, अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, लैपटॉप का विकास जो है एडम ऑसबर्न, ठीक है, द्वारा 1981 में किया गया था। ठीक है, लैपटॉप का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? एडम ऑसबर्न के द्वारा। कब किया गया था? 1981 में। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जैसे इसमें एक मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD DVD ड्राइव और अन्य पोर्ट लगे रहते थे। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाने लगा। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट पर द्वारा जोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, जी हाँ, इंटरनेट का जो बैटरी होता है, हमारा लैपटॉप का, वो लिथियम का बना होता है। आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जो लैपटॉप का बैटरी किस चीज़ का बना होता है? तो वो लिथियम का बना होता है। ठीक है, और यह काम करने में काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेटबुक के बारे में हम लोग। ठीक है, जो नेटबुक क्या होता है? तो यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। नेटबुक का आकार व वजन लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। ठीक है, नोटबुक शब्द की उत्पत्ति जो है इंटरनेट तथा नोटबुक शब्द के मिलने से हुई है। ठीक है, नेटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़ने, वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने, सोशल मीडिया का प्रयोग करने, वीडियो तथा ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने आदि का काम आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैबलेट कंप्यूटर को समझते हैं हम लोग। जो टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है? ठीक है,
तो टैबलेट एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें इनपुट के लिए स्टाइल्स पेन या टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हाथ से भी चला सकते हैं और टच इसका अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि टैबलेट जो है कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, अतः इसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर हम लोग किसको बोलते हैं, तो टैबलेट को हम लोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, एप्पल कंपनी का आईपैड जो है वह टैबलेट कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ठीक है, अभी तो बहुत सारे कंपनियों के टैबलेट मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉमटॉम के बारे में। पॉमटॉम क्या होता है, तो ये जो छोटा सा आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा है यही हमारा पॉमटॉम है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं जो किस तरह से यह कार्य करता है। तो यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जा सकता है। कीबोर्ड की जगह इसे आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य लिया जाता है। पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फ़ोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्मार्टफोन के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी के लगभग जनरेशन के जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग स्मार्टफोन के बारे में जानते हैं जो स्मार्टफोन होता क्या है और इसका यूज किस तरह से किया जा सकता है। अभी के समय में तो स्मार्टफोन से लोग अर्न भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बना के, फेसबुक पे वीडियो बना के, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के। तो स्मार्टफोन के आने से मनुष्य का जीवन ही बदल गया है बिल्कुल। ठीक है, पहले लोग घूमते थे, सैर करते थे, लेकिन जब से स्मार्टफोन आ गया है ना, आप किसी भी आदमी को देख लो, वो 24 घंटे में 15 घंटे 20 घंटे अपने मोबाइल के साथ ही रहता है, उसके हाथ में चाहिए ही चाहिए। अब तो इस तरह का वॉच भी आ गया है जो आप लोग को देखने में मिलेगा, जो हाँ वो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट रहता है। उन सभी के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। पहले चलिए स्मार्टफोन को अभी समझते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले पे जो ये आप लोग को पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा स्मार्टफोन का पिक्चर है। इसी तरह का हमारा रहता है। ठीक है, इसमें 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्मार्टफोन है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के स्मार्टफोन हो सकते हैं, अलग कलर के हो सकते हैं, अलग डिजाइन के हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिजाइन भी रहते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग स्मार्टफोन को, जो स्मार्टफोन होता क्या है। ठीक है, तो स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है, जी हाँ, जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद रहती है। इसमें डेटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन मुख्यतः एक फ़ोन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कुछ कार्यों तथा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, स्मार्टफोन का प्रयोग जो है उपयोग एक हाथ से किया जा सकता है, जबकि टैबलेट या पीडीए को दोनों हाथों में रखकर चलाना पड़ता है। स्मार्टफोन, टैबलेट तथा पीडीए हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट तथा पीडीए में अंतर। जी हाँ, इन सभी में हम लोग अंतर समझेंगे। डिफरेंट बिटवीन लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट एंड पीडीए। तो कंप्यूटर तकनीक में हो रहे विकास और उपकरणों के आकार में आई कमी ने इन उपकरणों के बीच के अंतर को कम किया है। ठीक है, इन उपकरणों के बीच एक रेखा पाना, ठीक है, अत्यंत कठिन है। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है। ठीक है, इसमें कीबोर्ड, माउस तथा स्पीकर उपकरण के साथ ही बना होता है। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी विशेषताएं रहती है, हालांकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता अपेक्षाकृत कम रहता है। ठीक है, नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है।
इसका वजन अपेक्षाकृत कम होता है तथा इसे साथ में लेकर घूमना आसान होता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 12 से 15 इंच तक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेटबुक कंप्यूटर को जो है मुख्यतः गतिमान अवस्था में इंटरनेट तथा उससे जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता की अपेक्षा नेटवर्क स्पीड पर ध्यान दिया जाता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 10 से 14 इंच तक हो सकता है। नेटबुक में सामान्यतः ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं होता है। ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, डाटा तथा निर्देश डालने के लिए स्टाइल्स या टच स्क्रीन या तथा वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप, नोटबुक तथा नेटबुक का प्रयोग गोद में रखकर किया जाता है, जबकि टैबलेट कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन का प्रयोग हाथ में पकड़कर किया जाता है। ठीक है, चलिए सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो ये जो आप लोग को फिगर दिख रहा है ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। इसी तरह का रहता था, दोनों तरफ से बने रहते थे और बीच में लोगों के आने जाने का रास्ता रहता था। ये काफ़ी बड़ा होता था जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, चलिए सुपर कंप्यूटर को हम लोग समझते हैं। अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता मेमोरी वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर हैं। जी हाँ, जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना FLOPS यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड में की जाती है। यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से है जिसमें भिन्न संख्याएं, ठीक है, शामिल हो। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटा फ्लॉप्स में मापी, ठीक है, जा सकती है। एक पेटा फ्लॉप्स बराबर होता है 10 के पावर -15 फ्लॉप्स। ठीक है, चलिए विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जो है वह अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना साइमर क्रे ने की थी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए साइमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिजाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारणों का पता लगाने के लिए, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइन क्षेत्र को तैयार करने में, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण करने में आदि। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर को समझते हैं, जो क्या इसका इतिहास रहा है। तो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया। ठीक है, परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में किया गया, जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉक्स, ठीक है, 1 टेराफ्लॉक्स बराबर होता है 10 के पावर 12, ठीक है, यानी कि 1 खरब गणना प्रति सेकेंड थी। परम युवा सेकेंड जो था सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया, जो CDAC द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना क्षमता 500 टेराफ्लॉक्स है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों जापान, अमेरिका, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। ठीक है,
अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास जो है बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया है। पेस यानी कि प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है अनुराग यानी कि एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने के लिए किया गया, ठीक है। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास जो है नल बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था, ठीक है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास जो है कहाँ किया गया था और कब किया गया था। तो इसका विकास जो है बेंगलुरु में 1980 में किया गया था, ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम लोग जानते हैं। जो IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। यह 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कंप्यूटर पर गेम खेलना बहुत मुश्किल होता है, उसे जीतना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें इस तरह से प्रोग्रामिंग किया रहता है कि अगर आप एक चाल सोचते हैं तो वो आपसे 20 करोड़ चालें ज़्यादा सोच सकता है, ठीक है। अगर आप एक स्टेप सोचेंगे तो वो 20 करोड़ स्टेप आगे का सोचता है, ठीक है। तो ये थे कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न सब जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमारा ये जो चैप्टर था काफ़ी महत्वपूर्ण था आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिकों की अच्छे से तैयारी कर ले जो भी बताया गया है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के सारे प्रश्न आना तो यहीं से है, क्योंकि सारे टॉपिकों को इसमें कवर किया गया है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है यह। कंप्यूटर के बारे में सभी को जानकारी होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ता ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर का उद्भव और विकास। हम लोगों ने समझा जो इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से किस तरह के टॉपिक बनते हैं, और उन सभी टॉपिकों का हम लोगों ने ऑपरेशन करके जाना कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, और उन सारे टॉपिकों पर हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है। तो इसी तरह से मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारा टोटल 18 चैप्टर है इसमें, और भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ पॉइंट वगैरह को, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वह चैप्टर नंबर 3 से रहेगा, ठीक है। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।